रना हमारी सिंगापुर की जर्नी की शुरुआत हुई थी थाईलैंड से। हम लोग थाईलैंड से सिंगापुर जा रहे थे। इस जर्नी में मेरे साथ मेरे हस्बैंड कौशल और मेरी बेटी अरायना थे। हमने अपनी फ़्लाइट थाईलैंड के फुकेट से ली थी। फुकेट से सिंगापुर का रास्ता करीब 1000 किलोमीटर का था, जिसमें हमें 1.5 घंटा लगा। थैंक यू। चलो बबू सामने चलो, हो गया। देख के अगर आप दिल्ली से सिंगापुर आ रहे हैं तो आपको नॉनस्टॉप फ़्लाइट में करीब 5.5 से 6 घंटे का समय लगेगा। जहाँ तक बात टिकट की है, तो अगर आपने अपनी ट्रिप से 1-2 महीने पहले फ़्लाइट की टिकट बुक करा ली है तो आपका आना जाना लगभग 25 से 30 हज़ार पर पर्सन में हो जाएगा। दुनिया के सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट्स में से एक चैंगी एयरपोर्ट में उतरते ही दिल खुश हो गया था। अगर आपके मोबाइल में इंटरनेशनल रोमिंग नहीं है और एयरपोर्ट पर उतरते ही आप इंटरनेट एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इन वाईफाई कियोस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। वाईफाई कनेक्शन के लिए आपको इस मशीन में अपना पासपोर्ट स्कैन करना होगा और फिर आपके पास एक OTP आएगा जिससे आप लॉगिन कर सकते हैं। ये वाईफाई की सर्विस आपको 3 घंटे के लिए फ्री मिलती है। हम लोग शांगी एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं सिंगापुर के, और यहाँ पर अराइवल हॉल में हैं और इमिग्रेशन के बहुत सारे काउंटर्स हैं। इतनी सारी फ़्लाइट्स यहाँ लैंड होती हैं। वन ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स है वर्ल्ड का, लेकिन इमिग्रेशन में इतनी लंबी लाइन नहीं है। आई होप कि बहुत जल्दी हमारा इमिग्रेशन हो जाएगा। बहुत ही शानदार व्यवस्था है सिंगापुर के शांगी एयरपोर्ट पर, मानना पड़ेगा। गजब की फैसिलिटीज़ है। सिंगापुर में इमिग्रेशन जो है वो इतना स्मूथ है। हम लोग काफ़ी कंट्रीज़ में तो घूम चुके हैं, लेकिन इतना जल्दी इमिग्रेशन कहीं भी नहीं हुआ जितना यहाँ हुआ। बहुत सारे काउंटर, लोग 25-30 काउंटर हैं और बहुत ही ईजीली यहाँ पे इमिग्रेशन हमारा हो गया। तो जैसे थाईलैंड में हमें बहुत टाइम लगा था, लेकिन यहाँ पे बहुत स्मूथ है। यहाँ पर इमिग्रेशन में ज़्यादा उन्होंने कुछ नहीं पूछा। पासपोर्ट देखा, वीज़ा देखा और एक डिपार्चर कार्ड वो देते हैं जो आपको थाईलैंड में भी देंगे, और वो आपको वहाँ पर भी संभाल के रखना है, क्योंकि जब आप थाईलैंड छोड़कर जैसे हम लोग आए तो उन्होंने वो डिपार्चर कार्ड अपने पास वापस रखा। यहाँ पर भी हमें वो डिपार्चर कार्ड मिला है। वो डिपार्चर कार्ड बेसिकली इमिग्रेशन कार्ड होता है, उसी का पार्ट होता है जो आपको फ़्लाइट में मिलेगा। उसमें आपको अपनी पासपोर्ट डिटेल्स, आप यहाँ पर कहाँ रुकेंगे, वो सब आपको फिल करना होता है। तो डिपार्चर कार्ड हमेशा संभाल के रखिए। थाईलैंड में भी मिला था और यहाँ भी हमें मिला है, तो वो पासपोर्ट के अंदर उन्होंने रख के दिया है। और जब हम जाएंगे तो जब वापस जब इमिग्रेशन होता है तब वो कार्ड अपने पास रखेंगे। तो जब हम लोग इमिग्रेशन पूरा करते हैं उसके बाद ऐसे बहुत सारे बैगेज बेल्ट्स होते हैं, तो वहाँ स्क्रीन पे लिखा होता है। जैसे यहाँ पे स्क्रीन पे लिखा था कि हमारी जो फ़्लाइट आई है उसका जो बैगेज है वो बेल्ट नंबर 1 से मिलेगा। तो ये बेल्ट नंबर 1 है। यहाँ पे हमारी फ़्लाइट के बैगेज आया है, तो हमने यहाँ से बैगेज ले लिया है। तो आप चाहे डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं, इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, जो हम लोग अंदर आते हैं यहाँ बहुत सारे बेल्ट्स होते हैं और हर बेल्ट के ऊपर लिखा होता है कि यहाँ पे कौन सी फ़्लाइट का सामान आ रहा है, तो आपको उस बेल्ट से अपना सामान पिक करना है।
कि ब्लू कलर की होती है, लेकिन है बड़ी अच्छी, मीठी भी है, कड़वी तो एकदम नहीं है। ओके खा के देखना, यहाँ पे बहुत ठीक। सारी मिलती है। इमिग्रेशन पे मुझे मिली थी, ठीक है। वो मैंने अभी खा रही हूँ मैं। ओके। और उसके बाद फिर होटल चल के दिखाऊंगी। ओके रुकना। जब हम लोग फ़्लाइट में बैठे होते हैं तो एयर होस्टेस अनाउंस करके बोलती हैं कि कुछ चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ें आप लोग लेकर आ रहे हैं तो आपको यहाँ कस्टम जो डिक्लेयर वाला पीछे दिख रहा है उसमें जाना होता है, और अगर वो चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो आप सीधा नथिंग टू डिक्लेयर वाले उस काउंटर से निकल के सीधा आप बाहर जा सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जो डिक्लेयर करना है, हमारे पास से टॉय गन्स या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन और तो यहाँ से हम लोग स्ट्रेट बाहर जाएंगे। यहाँ भी बैठने की व्यवस्था है जो मैंने पहली बार देखी है, कि जो आप बाहर निकल रहे हो एयरपोर्ट से तो यहाँ बैठ के आपको अपनी टैक्सी बुक करानी है या कोई पर्टिकुलर बस में जाना है तो यहाँ बैठ के आप आराम से वेट कर सकते हो। अराइवल पे ऐसे बैठने की सुविधाएं बहुत ही कम देशों में मिलती हैं, तो हम भी यहाँ बैठ के अब अपने होटल कैसे जाएंगे वो ज़रा देख रहे हैं। ग्रैब टैक्सी जो ऐप था जो थाईलैंड में चलता था वो यहाँ भी चलता है, लेकिन मेरे फ़ोन में अभी वाईफाई ऑन नहीं, इसलिए कौशन के फ़ोन से हम लोग ग्रैब टैक्सी ऐप डाउनलोड कर रहे हैं और देखते हैं। वैसे यहाँ बसेस और मेट्रो की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, तो एक बार देखते हैं कि किसका कितनी रेट पड़ रही है और क्या उसका टिकट होगी, और फिर हम लोग डिसाइड करेंगे हमें हमारे होटल कैसे जाना है। बेसिकली अराइवल पे जो फैसिलिटी है ये इन लोगों ने बनाई है उन लोगों के लिए जो कि अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स या फिर कुछ टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो यहाँ वेट कर रहे हैं नाम लेके, उन लोगों के लिए, ताकि यहाँ बैठ के आराम से वेट कर सकें। ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है, मैं कहती हूँ ये हर जगह होनी चाहिए। और दूसरा ऐसे हम लोग हैं ढूंढ रहे हैं कैसे जाना है, टैक्सी बुक करा रहे हैं, जो भी है उनके लिए भी बहुत अच्छी फैसिलिटी, इट्स अमेजिंग। डोर 3 L1 पिक है, डोर 3 कौन सा डोर है? लिखा तो है $3 ऑफ फर्स्ट 2 राइड्स। They are processing your booking, रुको। कासमन बिन रामली होंडा हाइब्रिड ये आ रहा है 4 मिनट में। सी स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस। अब हम जाएंगे मीट द ड्राइवर एट L1 पिकअप पॉइंट, एग्जिट द ट्रांजिट एरिया एंड प्रोसीड टू लेवल 1 अराइवल। हम लोग अराइवल पे ही तो हैं, यू आर हियर अराइवल हॉल। जब यहाँ पे आप ग्रैब ऐप डाउनलोड करते हो तो आपकी एक सेल्फ़ी भी लेते हैं जस्ट टू आइडेंटिफाई यू, लेकिन उसमें ये कहते हैं कि हम ड्राइवर के साथ आपकी सेल्फ़ी जो है वो आपकी फ़ोटो शेयर नहीं करेंगे। इंडिया में नहीं है, लेकिन ये इंडिया में नहीं होता ऐसे। बाहर निकलते तो एग्जिट तो वहाँ भी तो एग्जिट है।
तो ज़बरदस्त एयरपोर्ट लग ही नहीं रहा, तुम खाली पड़ा हर चीज़। हम लोग को आदत नहीं इतना खाली खाली की। ओके, ये ग्रैब टैक्सी का पिकअप पॉइंट उधर है, तो हमें 5 मिनट में वहाँ पहुँचना है, अदरवाइज एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा। हम बाहर निकले तो उन्होंने पूछा कि नॉर्मल टैक्सी चाहिए या ग्रैब, लेकिन हमने ग्रैब बुक करी है तो हम उधर जा रहे हैं 5686। आगे बोला है ना वो चलते रहो जल्दी जल्दी, 2 मिनट तो ही गए। इतना डरो मत। एक्स्ट्रा चार्जेस के लिए आ गया, दे दोगे चलो आराम से चलते हैं। हम लोग टैक्सी में बैठ चुके हैं, हम लोग उस साइड चले गए थे, लेकिन ग्रैब टैक्सी का अराइवल हॉल में गेट नंबर 3 और 4 के सामने ग्रैब टैक्सीज आती हैं। तो अगर आप लोग ग्रैब टैक्सी बुक करा रहे हैं तो यहाँ पर वेट करना पड़ेगा। उस साइड जो दूसरा साइड था वहाँ पर एयरपोर्ट वाली टैक्सीज आती हैं, पर वो बहुत एक्सपेंसिव है। यहाँ पे हमें पता ज़्यादा 50 से 55 डॉलर ले रहे हैं, ये हमारा 12 डॉलर में हो गया। अब हम सिंगापुर में हैं और सिंगापुर एयरपोर्ट से निकलकर शहर की तरफ जा रहे हैं। तो आइए आपको पूरा रास्ता दिखाता हूँ सिंगापुर का। सिंगापुर में एंटर करते ही सबसे पहले साफ सफाई, खूबसूरत सड़कें और बढ़िया ट्रैफिक मैनेजमेंट दिख जाता है। यहाँ पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है। यहाँ की हर कार में जीपीएस सिस्टम इंस्टॉल किया गया है, जिसका हर मिनट का ट्रैफिक का डेटा कंट्रोल रूम तक जाता है। इस डेटा की मदद से अथॉरिटीज़ को पता चल जाता है कि किस सड़क पर कितना कंजेशन है, जिसकी मदद से वो ट्रैफिक जैम नहीं होने देते। इसके अलावा यहाँ पर दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक प्राइसिंग सिस्टम्स भी इम्प्लीमेंट किया गया है, ताकि ट्रैफिक फ्लो के हिसाब से टोल और कंजेशन चार्ज लिया जा सके। यही सब सिंगापुर के सिस्टम्स को स्मार्ट बनाते हैं। सिंगापुर में उतरते ही जो एक बात आकर्षित कर रही है वो है यहाँ की ग्रीनरी। सड़कों पर दोनों तरफ बहुत ज़्यादा प्लांट्स लगे हैं, पेड़ हैं, और ये हरियाली आकर्षित करती है। तो ये इसका बड़ा यहाँ ध्यान रखा गया है, ऐसा लगता है। सिंगापुर खुद को दुनिया का सबसे ग्रीनेस्ट सिटी बनाना चाहता है, जिसका एग्जाम्पल हमें कार से दिख भी रहा है। 2020 के डेटा के मुताबिक सिंगापुर की लगभग 47% ज़मीन हरियाली से घिरी हुई है, जिसमें ट्रीज़ की कैनोपी ही करीब 30% है। यहाँ की बिल्डिंग्स पर वर्टिकल गार्डन बनाने का भी बहुत ट्रेंड है, ताकि शहर को पोल्यूशन से फ्री रखा जा सके। और शायद यही वजह है कि सिंगापुर सही मायनों में एक स्मार्ट सिटी है। सिंगापुर में आते ही एक बात जो और अभी फ़िलहाल ध्यान में आई है वो ये कि यहाँ भी राइट हैंड साइड ड्राइविंग है, जो कि इंडिया में भी है। तो जो लोग इंडिया से आते हैं उनको शायद आसानी होगी अगर यहाँ वो सेल्फ ड्राइव कार करना चाहें या रेंट लेकर कार ड्राइव करना चाहें। तो ये एक फ़ायदा है इंडियंस के लिए, क्योंकि यूरोप में जनरली लेफ्ट हैंड साइड होती है, तो वहाँ नहीं, या वहाँ मुश्किल होती है, लेकिन यहाँ आसान है। सिंगापुर में राइट हैंड ड्राइविंग का सिस्टम भले ही भारत जैसा हो, लेकिन यहाँ पर हर किसी को हर वक्त गाड़ी खरीदने की इजाज़त नहीं है। दरअसल पिछले कुछ सालों में सिंगापुर सरकार लगातार कोशिश कर रही है
कि सड़कों पर चलने वाली गाड़ियों की तादाद कम की जाए। अब हालत यह है कि सिंगापुर में गाड़ी खरीदना सबसे मुश्किल कामों में से एक है। अगर सिंगापुर में कोई सीधे शोरूम जाकर कार खरीदना चाहे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कार खरीदने के लिए पहले उनको ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में अप्लाई करना पड़ता है। इसके बाद हर महीने अथॉरिटी में एक ड्रॉ निकाला जाता है और ड्रॉ में जिसका नाम आता है उसी को कार खरीदने की परमिशन दी जाती है। इस ड्राइववे को दिखाने का मकसद ये है कि सिंगापुर बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड शहर माना जाता है, बहुत ही व्यवस्थित है यहाँ पे हर चीज़, और वो इस सड़कों में भी देखने को मिलती है। तो पर्पस पूरा इस वीडियो को बनाने का यही है कि आप सिंगापुर शहर देख सकें, यहाँ किस तरह की व्यवस्था है, क्योंकि पूरी दुनिया में सिंगापुर अपनी व्यवस्था के लिए जाना जाता है। अभी जो कार में बैठे बैठे एक और बात दिखाई दी, वो ये कि जब भी यहाँ कोई अपनी लेन बदलता है तो तुरंत वहाँ पर एक सिग्नल देता है लेफ़्ट या राइट जाने का। अगर आप यूं ही सिग्नल बिना दिए अगर अपनी लेन चेंज करते हैं तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर हर व्यक्ति रूल एंड रेगुलेशंस एंड लॉ का बड़ा ध्यान रखता है ताकि ट्रैफिक रूल्स में कोई उल्लंघन ना हो जाए या किसी भी तरह के रूल्स का कोई उल्लंघन ना हो जाए। तो जब आप सड़क पर हैं तो ये बात भी आप थोड़ी ही देर में ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे। तो अभी हम अपने होटल पहुंचने ही वाले हैं और कितनी ज़बरदस्त बात है कि 20 से 22 किलोमीटर का सफ़र तय करने में हमें सिर्फ 20 से 22 मिनट ही लगे हैं, वो भी शहर के बीच व्यस्त ट्रैफिक में। तो ये बड़ी हैरान करने वाली बात है। सिंगापुर की पॉपुलेशन डेंसिटी दिल्ली या मुंबई से कम नहीं है। सिंगापुर की आबादी करीब 60 लाख है और शहर का एरिया करीब 700 स्क्वायर किलोमीटर है। यहाँ पर भी थोड़ी सी ज़मीन पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन दिल्ली या मुंबई के मुकाबले यहाँ का सिस्टम सैकड़ों गुना बेहतर है। ऐसा हमारे देश में क्यों नहीं हो सकता? आखिर कमी किस बात की है? मुझे लगता है कि अगर हम ठान लें और देश से करप्शन को ख़त्म कर दें तो एक दिन हम भी इससे बेहतर बन सकते हैं। तो अब हम अपने होटल पहुँच चुके हैं। अभी मैंने आपको ये होटल दिखाया, तो अब हम यहीं रहने वाले हैं सिंगापुर में। तो ये पूरा ड्राइव थ्रू आपने देखा सिंगापुर की सड़क का, और सिंगापुर सीरीज़ में हम आपको पूरा शहर दिखाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें दिखाएंगे। तो प्लीज़ हमारा चैनल देखते रहिए और कमेंट्स करिए, लाइक करिए, और आपकी प्रतिक्रियाओं का हमेशा इंतज़ार रहता है और अच्छा लगता है आप लोग जो लिखते हैं और हम कोशिश करते हैं कि उसका जवाब भी दें। तो देखते रहिए और शेयर भी करिए अगर आपको अच्छा लगता है, और पूरी सिंगापुर सीरीज़ आप हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू। आम का पेड़ है, आम नीचे गिरे पड़े, नीचे गिरने के बाद सड़ भी गए हैं, यहाँ किसी ने नहीं उठाए। और हमारे यहाँ पे अगर इतना नीचे होता अभी तक सब तोड़ ताड़ के कुछ नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन यहाँ पे बेचारे ये तो फ्रेश ही गिरा पड़ा है। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएगा। आराम से, आराम से।